नादरीन, ऐसा लगता है कि पता नहीं फौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या कोई ऐसी बात है। कभी कहीं रैलियां निकलवाई जा रही हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल पैदा कर दी है कि अब उसे कवर करने के लिए कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कवर हो नहीं रहा। कल मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार वगैरह आए हुए थे। फैसल वाडा तो परमानेंट इसी काम पर लगे हुए हैं, अता तारड़ वगैरह भी। तो आज जो है वो तलाल चौधरी, फैसल करीम कुंडी और मरियम औरंगज़ेब वगैरह को लाया गया, मैदान में बैठाया गया। फैसल वाडा कह रहे हैं जी रगड़ के रख देंगे, तलाल चौधरी कह रहे हैं जी ज़बान खींच लेंगे, वो DG साहब कहते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। ये समझ नहीं आ रही है किस तरफ जा रहे हैं, ये चाहते क्या है। भाई एक आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब वो जुल्म के खिलाफ बोलता है तो कहते हैं जी बोलता क्यों है। अच्छा, जो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना वो ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद जितनी भी क़यादत है, उन्होंने जितनी मैच्योरिटी से DGISPR की फुल टॉस को खेला है वो कमाल कर दिया उन्होंने। आगे चल के बात करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेनोन तस्लीम किया जाए, उसको अपनाया जाए, उसकी हमायत की जाए, ये दबाव सियासी जमातों पे और शख्सियात पे डाला जा रहा है। अब इदारा इस लेवल पे आ गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि इदारे ने तो ये लेवल तक पहुंच के हिम्मत कर दी है, इदारा तो इमरान खान का दुश्मन बन गया, सामने आकर खड़ा हो गया, तो आप भी हिम्मत करें, आप भी आकर लड़ें। आपका तो सियासी मुखालिफ है। सियासतदानों में लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो आते हैं, आके बोल बाल देते हैं, कर लेते हैं। कई लोगों को अपनी इज्जत से प्यार नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोग डरते हैं कि भाई हम फौज से एक सियासी जमात को मार पड़वा रहे हैं, कल को हमने भी सियासत करनी है। यही सारा कुछ जब हमारे साथ होगा तो हम फिर रोना पिटना कहाँ जाके करेंगे। वो बेचारे इस बात से भी डरते हैं, लेकिन इनके बीच में फंसे हुए अब 3-4 साल ज़्यादा होते हैं किसी फौजी के पास। ये तरह थोड़ा लंबा हो गया टाइम, हो सकता है ख़त्म हो जाए, कोई पता नहीं होता ना, वक्त का कोई पता नहीं होता। लेकिन ये जो टाइम लंबा भी हो गया है, इसके बावजूद सबको पता है कि टाइम खत्म हो जाना है और पॉलिटिकल पार्टीज ने यहीं पे रहना है और उन्हें बाद में ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो बच गई तो पॉलिटिकल पार्टीज के बचने के इम्कान तो बहुत कम है। जिस तरह उन्होंने अवाम से मुखालफत ले ली है, ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए इन्होंने, यानी मुख्तलिफ शहरों के अंदर बंदे निकलवा रहे हैं, वो निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आ गए, कभी कोई और आ गया, कभी कोई और ग्रुप निकल आया, और कहीं 20 लोग हैं, कहीं 25 लोग हैं, कहीं 40 लोग हैं। बस ये फौज से इजहारी यकजहती हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब का और DGISPR का फोटो उठाया हुआ है। इजहारी यकजहती किस चीज़ का हो रहा है, क्या मसला क्या है कि फ़ौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। भाई ये मुबारकबाद के लिए आप रैलियां निकाल सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब को बहुत सारे ओहदे मिल गए। मिसाल के तौर पर आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, ये बहुत लंबा चौड़ा एक तारुफ हो गया उनका। मुबारकबाद दे सकते हैं कि उनका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ हो गया। कोई ओहदे रह गए हैं तो वो भी उनको दे दिए जाएं। बहरहाल आसिम मुनीर साहब और DGISPR के फोटो लगा के धड़ाधड़ मुबारकबादें दी जा रही हैं। समझ नहीं आ रही कि ये लोग चाह क्या रहे हैं और ये कर क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है इस वक्त। कोई इंडिया ने हमला कर दिया है, कोई दहशतगर्दों ने कोई बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है, कभी कोई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हो जाता था ना, तो लोग निकलते थे, निकल कर एहतजाज करते थे। हम छोटे होते थे, हम भी निकल के कहते थे ये बहुत बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हमें जो हमारे दोस्त हैं वो कहते थे आओ जी आओ, आज फलां जगह के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। हम कभी चले जाते थे, कोई दहशतगर्दी के खिलाफ चले जाते थे, किसी और कोई और इशू हो जाता था उस पर चले जाते थे, ह्यूमन राइट्स के मामला पे। लेकिन ये क्या चल रहा है, समझ से बाहर है। अब इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए जिन्होंने अमली जामा को अमली पजामा बना दिया। और लोग बता रहे थे कि ये नून लीगी MP है, लीगी MP है। वो बैठे हुए जनाब, बैठ के कह रहे हैं जी मलक आसिम मुनीर। एक तो उन्होंने कहा ये मलक आसिम मुनीर साहब हैं, दूसरा वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने कोई अमली पजामा पहनाया, अमली जामा को अमली पजामा पहना दिया। अंदाज़ा करें आप। और ये लोग आके फ़ौज की तर्जुमानी कर रहे हैं और उनके हिस्से का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या थी। और जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा झटका दिया, वो मैच्योरिटी का सबूत देकर दिया। यानी इन्हें लगा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में बड़ा जारहाना मौक़िफ़ अपनाएगी। लेकिन चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसके बाद जलसा हो, दोनों के अंदर बड़ा नपा तुला रद्द-ए-अमल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और जो इखलाकी बर्तरी है वो हासिल कर ली DGISPR के ऊपर। अब DGISPR एक इदारे के तर्जुमान है, इदारे के अंदर अजीब सी बेचैनी है कि ये किया क्या है इन्होंने। और PTI ने एक नपा तुला बयान देकर अपनी इखलाकी बर्तरी इदारे के ऊपर भी रख ली और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी रख ली। अब सारे आकर उंगलियों से मट्टी झाड़ रहे हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे तो मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा। देखिए इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है ना, वो फर्द वाहिद के खिलाफ इमरान खान साहब गुस्से में बोलते हैं इसलिए कि वो जुल्म का शिकार है।
इमरान खान का ये मानना है कि उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर जितने भी मजालिम हो रहे हैं, इनके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब हैं। इमरान खान नवाज शरीफ को तो कुछ नहीं कहता ना, शहबाज शरीफ को, जरदारी को कुछ नहीं कहता। उनके खिलाफ जो एक पॉलिटिकल एक मुकाबला है वो तो चलता रहता है, वो इनको कहते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हैं ना दोनों तरफ के लोग। लेकिन आसिम मुनीर साहब के मामले में इमरान खान साहब बहुत फ्रंट फुट पे चले जाते हैं आजकल। वजह क्या है? उन्हें लगता है कि उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बल्कि वो ये दावा करते हैं कि ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, वो इसके पीछे हैं। और DGI-SPR ने उनके मौक़िफ़ के ऊपर आके मोहर लगा दी कि जनाब इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। एक चीज़ जो है ना, ज़हनी मरीज़ का जुमला, ये इंतहाई नागवार जुमला, ये दोनों तरफ से जो भी इस्तेमाल करे है तो नागवार। लेकिन आसिम मुनीर साहब के लिए एक बहुत बड़ा पंगा है इसमें। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को जब से इमरान खान साहब ने अर्दली का लक़ब दिया, लोग उन्हें उसी तरह सोचना शुरू हो गए, उसी तरह देखना शुरू हो गए। और शहबाज शरीफ साहब को आलमी सतह पे भी बाद लोगों ने शू शाइन बॉय का नाम दे दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने हरकतें भी ऐसी की। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं ये ज़हनी मरीज़ है। अब ये ज़हनी मरीज़ अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ है और वो मुल्क एटमी कुव्वत है, वो ये फिर एक नया पंगा है। अब इमरान खान साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस किस्म का वो तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के हालात में उनको डाल दिया गया है, और पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, वो उस तनाजुर में ज़हनी मरीज़ कह रहे हैं। लेकिन यहां पे एटम बम का कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, आसिम मुनीर साहब के पास। तो ये काबिल कबूल नहीं हो सकता ना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये बड़ा नागवार गुजरता है जुमला। और फिर इमरान खान साहब को वापस जब ये कहा गया DGI-SPR की जानिब से साइकोपैथ या ज़हनी मरीज़, और DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख मारते हुए ये कहा, वैसे ये ज़ेब तो नहीं देता यूनिफॉर्म पहन के आप आंख मारें, एक खातून सहाफ़ी आपको सवाल करें और आप आंख मार के उसका जवाब दें, बड़ा नामुनासिब है। मैं कोई ऐसी मायूब बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तर्ज़ अमल नामुनासिब, बॉडी लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की। शहबाज शरीफ ने जब आंख मारी थी, अजीब सा मुंह बनाया था। जब ट्रंप ने कहा था आओ ना, वो जो अंदर तारीफ़ें कर रहे थे, अंदर बंद कमरे में जो तारीफ़ें कर रहे थे, जो अंदर मेरी गेम उठा रहे थे, वो इधर उठाओ सबके सामने। तो शहबाज शरीफ साहब आंख मारते हुए फटाफट आए और शू शाइन बॉय बन गए। फटाफट शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ़ों के पुल बांधे, फिर वापस निकल गए। अब उन्होंने भी एक इस तरह का मुंह बना के आंख नीचे की थी, ऐसे ही DGI-SPR ने तो बाकायदा आंख मार दी। अच्छा, मैंने जब पहले क्लिप देखा ना, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा नहीं, इस लेवल तक नहीं जा सकते। फिर एक YouTube के ऊपर जाकर देखा, वहाँ पे भी इसी तरह आंख मारी हुई थी। वो एक दो जगह पे देखा तो हर जगह पे वो आंख मारी हुई है DGI-SPR ने। कितनी मायूब और कितनी बुरी बात है। ये बॉडी लैंग्वेज की बेसिक आइडियोलॉजी इनको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का आइडिया तो होना चाहिए ना। DGI-SPR है, आम आदमी तो नहीं है। पूरे इतने बड़े इदारे को, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहरहाल, अब ये जो ज़हनी मरीज़ वाला मामला है, इमरान खान साहब को भी ज़हनी मरीज़ वापस कह दिया गया, उसकी वजह से ये इशू बहुत उठ गया पूरी दुनिया में। अच्छा, इमरान खान को तो ज़हनी मरीज़ आप साबित कर ही नहीं सकते। वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ 2.5 साल से पूरे पाकिस्तान को घुमा रहा है और आपकी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो आदमी ज़हनी मरीज़ कैसे हो सकता है? वो तो बलागा ज़हीन आदमी होगा जिसने सबको चक्कर दिया हुआ है जेल के अंदर बैठ के, जो जेल के अंदर बैठ के अपनी पार्टी नहीं पूरे मुल्क के निज़ाम के फैसले कर रहा है और आप उसके सामने मजबूर हैं। ये वो आदमी है जब पूरी दुनिया कोविड के अंदर, जब कोरोना वायरस आ गया था, पूरी दुनिया कोरोना के अंदर मार खा रही थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों को बुला बुला कर कह रही थी कि इमरान खान पे दबाव डालो, लॉकडाउन लगाए। अपोजिशन जमातों को एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि इमरान खान पे तुम दबाव डालो, ये लॉकडाउन लगवाए, ये पाकिस्तान को मरवा देगा। लेकिन वो अकेला आदमी डट गया था। उसकी जहानत का आप यहां से अंदाजा करें कि पूरी दुनिया ने तारीफ की कि दुनिया में अगर कोई ममालिक टॉप के ऊपर निमट सके कोरोना वायरस से, जिनकी हिकमत अमली सबसे बेहतर थी, तो उनमें एक इमरान खान था। ज़हीन तो वो उतना है और इसकी जहानत के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें माजी में कर चुके हैं। नाज़रीन, DGI-SPR ने शेख मुजीब को गद्दार कहा था। हालांकि गद्दार तो याया खान था, ये मैं तो बिल्कुल खुलकर कहूंगा। उसकी एक वजह है ना, याया खान की रंगीनियां किताबों के अंदर लिखी हैं और आज तक कभी किसी ने डिनाई भी नहीं किया। हमारे जो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, उन्होंने जो कुछ याया खान के बारे में बताया प्रोग्राम के अंदर, टीवी के ऊपर, वो सुन लें आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। जितनी तारीख की किताबें वो बताती हैं, मुजीबुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ले, वो ये बताती है कि याया खान ने जो तबाही फेरी उसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुए। तो गद्दारी तो याया खान ने की ना, आइन से भी गद्दारी की, हलफ से भी गद्दारी की, अपने मुल्क से भी गद्दारी की। पाकिस्तान के 90,000 के करीब फौजी भी कैदी बनवा दिए।
तारीख का बदतरीन सरेंडर भी करवा दिया। तो गद्दार तो जनरल याया था। अच्छा, जनरल मुजीब को अब DGISPR कह रहे हैं जी गद्दार है, मगर नवाज शरीफ का अभी एक क्लिप वायरल हो गया दोबारा, उसमें तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो तो फातिमा जना का पोलिंग एजेंट था या उनका कंपेन एजेंट था, उनके साथ था। जब उसने देखा कि इन्हें यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा कायद आज़म की बहन को, तो मेरे लोगों को क्या मिलेगा। तो एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद नवाज शरीफ ये बार बार गवाहियाँ दे चुके हैं शेख मुजीब के हक में, और ये सारे आज इक़्तिदार में। अब फैसल वापडा जैसे लोग ये कहते हैं, या सुहेल वड़ाई साहब ने भी लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के बाद सबूत आ गए हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के या फौज के या मुल्क के खिलाफ है, लिहाजा अब उनको स्पेस नहीं दिया जाएगा। यार ये सबूत जो है ये नवाज शरीफ के खिलाफ भी थे, यही सबूत जरदारी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बेनज़ीर के खिलाफ भी थे, यही सबूत बुगटी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बाजा खान के खिलाफ भी थे, यही सबूत फातिमा जना के खिलाफ भी थे, यही सबूत जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी थे। ये सबूत बड़े अरसे से हमने बहुत देखे हैं। ये सबूत दिखा दिखा के खबरें चलवा देते हैं और टाउट्स उठ के चला भी देते हैं, और बाद में पता चलता है जनाब गेम कोई और है, खेल ही कोई और है। फिर उन्हीं के साथ जाकर बैठ जाते हैं। जब आवाम का डंडा आएगा ना, प्रेशर आएगा, तो इन्हें अपने घुटनों पे बैठ के इमरान खान को सलाम करना पड़ेगा। ये मैं जानता हूं, और ये होगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ताकतवर है, उसके सामने किसी की ताकत नहीं चलती। अगर अल्लाह ने इमरान खान को इज्जत दी है तो किसी वजह से दी है, ये बिला वजह नहीं है। फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की। फवाद चौधरी साहब तनकीद का निशाना भी बनते रहते हैं लोगों की। वो फवाद चौधरी साहब का और लोगों का मामला है, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की। उन्होंने कहा जब ये हुकूमत के वज़रा कहते रहे इमरान खान को माइनस कर दो, असल में माइनस इमरान खान का इस वक्त फार्मूला चलाया जा रहा है, किसी तरह इमरान खान को बाहर निकालो। यही काम 4 साल से कर रहे हैं, जो हो नहीं रहा। पूरा पाकिस्तान ही माइनस कर दिया पकड़ के, हर इदारा माइनस हो गया, हर एक की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। नवाज शरीफ माइनस हो गया, जरदारी माइनस हो गया, पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP सारी जमातें, फजलुर रहमान सारे माइनस हो गए। इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में वो माइनस नहीं हो रहा। अब जनाब फवाद हुसैन साहब कहते हैं, चौधरी साहब, कि जब हुकूमत के वज़रा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान होगी, तो इसका मतलब ही क्या है भाई। तहरीक इंसाफ तो आपने 9 मई और 20 जून के दौरान ठुड्डे और मुक्के मार मार कर ख़त्म कर दी थी। अब तो इमरान खान है और अवाम है। तहरीक इंसाफ ना रजिस्टर्ड पार्टी है, ना इलेक्शन सिंबल है उनके पास, ना इनका कोई स्ट्रक्चर है, तो माइनस क्या करना है, वो तो है ही नहीं। ये जो ओहदेदार हैं इनको आज फारिग कर दें, इनकी जगह इमरान खान कॉलेज के लड़के लड़कियों को ले आएगा, वो तहरीक इंसाफ बन जाएंगे। वो कहेगा तो वो आगे आ जाएंगे। मेंबरान असेंबली का इस्तीफा कल इमरान खान ने दिलवाना है, आज आप दिलवा दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। माइनस इमरान खान के वफाक पर असरात का भी तजदिया कर ले, हर काम गुस्से से नहीं होता। फवाद चौधरी समझा रहे हैं कि अब भी समझ जाओ, सियासतदानों को, PTI को, इमरान खान को उनकी स्पेस वापस लौटा दो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी एस्टेब्लिशमेंट को अक्ल है। वो अब क्योंकि नया नया अहदा भी आसिम मुनीर साहब को मिला है, तो वो अपने तरीके से सोचेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पे जब दबाव आना शुरू होगा तब चीज़ें बदलेंगी। शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि गवर्नर राज लग सकता है, और उसके लिए उन्होंने एक वजह बताई है। वो कहते नहीं गवर्नर राज लगने की देर है, इन हाउस तब्दीली सामने आ जाएगी। यानी जैसे ही गवर्नर राज लगेगा, इमरान खान साहब के सारे जो MPA हैं वो बागी हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं 30 से 35 लोग इन हाउस तब्दीली के लिए सामने आएंगे, ये मेरा ख्याल है। शेर अफजल मरवत, वैसे इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही पहचाना था बंदा। उस वक्त बहुत सारे लोग हमायत करते नहीं, शेर अफजल मरवत बहुत अच्छा बंदा है, अभी भी बहुत सारे लोग हमायत करते हैं। मैं खुद भी कहता रहा हूँ कि नहीं यार अच्छा आदमी है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने साबित किया कि इमरान खान का विजन सबसे ज़्यादा है। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को सबसे पहले पहचाना और सबसे पहले बताया कि ए बंदा ठीक नहीं है। उसके बाद से शेर अफजल मरवत साहब ने हर रोज़ साबित किया कि इमरान खान को नुकसान पहुँचाने का वो कोई मौका जाने नहीं देंगे, ऐसा बज़ाहिर दिखाई देता है। नाज़रीन, यहाँ फैसल वाडा साहब का नाम नया रख दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जो नामुनासिब है। टॉमी उनका नाम रखा है फैसल वाडा का। PTI के लोग कह रहे हैं जी फैसल वाडा का नाम अब टॉमी है, क्योंकि फैसल वाडा ने खुद ही लोगों को ये नाम दिया। नामुनासिब है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन PTI के लोगों ने बताया कि फैसल वाडा का नया नाम टॉमी है और ये नामुनासिब है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फैसल वाडा ने ये खेल खुद ही शुरू किया था, अब वो बेचारे खुद ही इसका शिकार भी हो रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल की निस्बत, ये मैं 3 महीने की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। एक तो हुकूमत कहती है ना आम आदमी को अपना खर्चा कम करें, बहुत सारे मुलाजिम नौकरियों से निकाल दिए, PIA को बेच रहे हैं, फलाना इदारा बेच रहे हैं। हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर रही। मैं आपको बताता हूँ, ये सरकारी डाटा है, ये डॉन के ऊपर खबर भी छपी हुई है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी इस पर बहुत शोर मचाया। खबर यह है कि गुज़िश्ता साल जुलाई से सितंबर के दौरान जो पाकिस्तान की हुकूमत ने खर्चा किया वो 142 अरब था, और इस साल कितना किया, 162 अरब, यानी 20 अरब रुपया इजाफी कर दिया। होना तो ये चाहिए, मुल्क गरीब हो रहा है,
सरमायाकारी नहीं आ रही, पाकिस्तान के हालात पहले से बहुत पतले हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो रही है, 100 से ज़्यादा बड़ी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे मज़ीद मिलें बंद हो रही हैं। वो बेचारे अखबारों में इश्तिहार लगा लगा कर वज़ीर आज़म से अपीलें कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म जिसकी 4 साल से हुकूमत है पाकिस्तान में, इसने तबाही और बर्बादी के अलावा इस कौम को कुछ नहीं दिया। 3 साल से आसिम मुनीर साहब बैठे हैं, उनके दौर में भी बदतरीन तबाही हुई है इकॉनमी के मैदान में। तो अब बजाय इसके कि हुकूमती अखराजात कम होते, 142 अरब के बजाय 100 अरब कर लेते, नीचे ले आते। ये सिर्फ 3 माह के बता रहा हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब 142 से बढ़ा के 162 कर दिए। अब अगले साल ऐसा लगता है ये और बढ़ा देंगे। तो पाकिस्तान आम पाकिस्तानियों को ये कहता है कि आप अपने अखराजात कम करें, आप अपने मेयार ज़िंदगी को नीचे ले आए। लेकिन जो सियासतदान है, जो हुकूमत है, इनके अलल्ले तलल्ले ख़त्म नहीं होते, इनकी मौजें लगी हुई है। ये बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और ये अवाम का पैसा अंधाधुंध लुटा रहे हैं। नाज़रीन, कल सुबह फैमिली जाएगी अडियाला जेल में मुलाकात के लिए, और इसके अलावा कुछ वकला की भी एक लिस्ट फ्राहम की गई है कि इन्हें भी मिलवाया जाए। पंजाब के अंदर पोस्टर जारी कर दिए गए हैं और ये हुक्म दिया गया है, ये आलिया हमजा साहिबा ने ये हदायत जारी की है कि पंजाब के लोग पहुँचें अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले उन पर टॉर्चर भी हो चुका है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। अब देखना यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग कैसे आते हैं और अलीमा खानम को या उनकी दूसरी बहनों को इमरान खान से मिलने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। एक और चीज़ है नाज़रीन, जिस तरह अभी पेशावर में एक जलसा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मोमेंटम बनाने के लिए वो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं। अगला जलसा जो है वो कोहाट में करने जा रहे हैं, एतवार वाले दिन उनका जलसा है। तो देखते हैं कोहाट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन एक मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, इधर आप देखें, ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का एक स्टेज बना हुआ है फैसलाबाद में, इसके ऊपर ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और ये देखें आप, ये सियासी प्रोग्राम है, कन्वेंशन है, पॉलिटिकल पार्टी है ना। इस पे आसिम मुनीर का फोटो लगा हुआ, 22वें ग्रेड के ऑफिसर है, इनका क्या काम है इसके ऊपर? यानी एक पॉलिटिकल पार्टी है इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, इसके ऊपर एक फौजी का यूनिफॉर्म में फोटो लगा हुआ है। ये तो या तो आमरीत में होता है या बादशाहत में होता है। नॉर्मल जमहूरी ममालिक में ये तो नहीं होता कि एक सियासी जमात अपना प्रोग्राम कर रही है और अपने प्रोग्राम में आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की फोटो लगा रही है। ये तो नामुनासिब बात है। तो इसका ना फौज को नोटिस लेना चाहिए और उन्हें ये पूछना चाहिए कि जनाब आप हमारा फोटो क्यों लगा रहे हैं और किस चक्कर में लगा रहे हैं। DGISPR ने अपनी ही फौज के ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 3.5 साल में फौज पे जितने इल्ज़ामात लगाए वो साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो सब कुछ साबित कर दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी इमरान खान की कामयाबी और कोई हो नहीं सकती। लेकिन 9 मई को क्या हुआ था 2023 में? हुआ ये था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को घेर घार के अपने मैदान में ले गई थी। यानी जो एहतजाज हुआ उसको जिस किस्म का रंग दे दिया गया, बाद में जो कुछ किया गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मैदान में यानी ताकत के मैदान में ले गई थी, सियासत के मैदान से घसीटते हुए। और ताकत के मैदान में उनके पास मुसल्लह लोग हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो फिर 36,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 बंदा गिरफ्तार हो गया था। 36,000 लोग गिरफ्तार हो गए, 64,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए और पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने। 1 लाख घरों के ऊपर छापे मारे, लोगों के घर बार तोड़ दिए। ये लोगों के घरों में घुसते थे, उनके घरों के जो कमोड्स हैं वो तक तोड़ देते थे, बेसन तक तोड़ देते थे। इन्होंने फर्नीचर तोड़ दिए, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, TV, हर चीज़ तोड़ दी लोगों के घरों की। कहाँ से कहाँ धकेल दिया पाकिस्तानियों को। वो नफरत हमेशा रहेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये उससे भाग नहीं सकेंगे। ये जो इस मरतबा हुआ, इमरान खान जेल में बैठकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस घसीट के अपने मैदान में ले आया। सियासत का मैदान इमरान खान है। इससे पहले जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत के मैदान में इमरान खान साहब को ले गई थी। अब इमरान खान वापस घसीट के सियासत के मैदान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आया। ये उसका मैदान है। यहाँ पे DGISPR ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी और इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि DGISPR साहब ने अपनी फौज पे खुदकुश हमला कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, DG साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए हैं और जिस तरीके से वो जलसागाह भरी है और जैसे वहाँ पे लोग आसपास इर्द गिर्द मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका कहीं पे झुकाव भी नहीं है। हमें तो बार मार के इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया ना, लेकिन बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनका कोई झुकाव ही नहीं है। वो जर्नलिस्ट अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया। अवाम के अंदर बहुत गम गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए हैं। अब लोग निकल कर आए हैं, वहाँ पर जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन
यहां पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मेच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक इंसाफ ने डीजी आईएसपीआर को गाली का जवाब गाली से यहां भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो डीजी साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। डीजी आईएसपीआर ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पूरे जलसे के अंदर लोग उसी लफ्ज़ से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो डीजी साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत की बात मुझे ये है कि पाकिस्तान के जितने भी जमहूरे हैं, चाहे वो एमक्यूएम वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे बाकी जमातों वाले हों, ये जमहूरे सारे के सारे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर बेचारों पे दबाव डाला गया कि आओ यार आके हमें जो है वो आप कहो आकर के हमने ठीक किया। तो अब वो जमहूरे कह रहे हैं जी हम 100% मुत्तफिक हैं, जो डीजी ने कहा, डीजी आईएसपीआर ने जो कहा जी हम उससे मुत्तफिक हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से पीएमएलएन के लोग आ गए, वो उधर से जो है ऊपर से बलूचिस्तान का वज़ीर आला आ गया, एमक्यूएम के बंदे इकट्ठे होकर बैठ गए, फारूक सत्तार वगैरह ये सारे। अब अंदाज़ा करें कि ये मुस्तरद शुदा शक्लें हैं। अवाम ने इनके ऊपर मोहर लगाई हुई है कि हमने इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अवाम ने इन शक्लों को मुस्तरद किया हुआ है और ये शक्लें जो हैं ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप हमारी इज्जत बहाल करवाएं। लेकिन मामला फौज की इज्जत का नहीं है, फौज का तो इज्जत बेइज्जती का रोला ही नहीं है। अभी उन्होंने एक लड़ाई लड़नी है, कौम फौज के साथ खड़ी हो जाएगी। ये देखें ना, अभी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा, कौम ने कितना अप्रिशिएट किया एयरफोर्स को। अभी जो हमारी ज़मीनी अफवाज हैं जाएँ कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवा लें, कौम बड़ी खुश हो जाएगी, शाबाश देगी। लेकिन जो गुंजाइश नहीं निकल रही ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं निकल रही, जो बड़े जर्नैल है या क़यादत है जो पॉलिसी बना रहे हैं बिला वजह। हालांकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें मना किया था कि तुमने पॉलिसी नहीं बनानी, इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। वो भाई कायदे आज़म ने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने पॉलिसी नहीं बनानी, ये हमने आपको ड्यूटी नहीं दी, ये जिम्मेदारी आपने बिला वजह नहीं उठानी। आपने आराम से बैठना है और हुक्म का इंतजार करना है। जो आपका सिविलियन हाकिम आपको हुक्म देगा आप उसको बजा लाएंगे, बस आपने इतना काम करना है। आपने अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना, आपने बंदूक हाथ में रखनी है सिर्फ। लेकिन ये पॉलिसियां बनाना शुरू हो गए। अब वो जो पॉलिसियां बनाने वाले चंद जर्नैल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, इन लोगों के लिए पब्लिक में गुंजाइश नहीं निकल रही। अब ये फौज को बतौर कवर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने भी आए ना जमहूरे, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं नहीं जी नहीं, वो हम तो डीजी आईएसपीआर के साथ 100% खड़े हैं, ये हम फौज के ऊपर हमला बर्दाश्त। फौज के ऊपर किसने हमला किया है? इमरान खान तो कहता है मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी। मैं कल वो शहबाज गिल को सुन रहा था, उससे पहले मैं मुईद पीरज़ादा को सुन रहा था, मैं साबिर शाकिर साहब को सुन रहा था। इन्हीं लोगों से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, शहजाद अकबर या बाकी लोगों से। तो मामला ये है, वो भी ये कहते हैं कि यार ये जो टॉप के ऊपर सारे गलत पॉलिसियां बना रहे हैं, ये आज सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, नीचे ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, सारी की सारा इदारा ठीक हो जाएगा। देखें ये होता क्या है, इस इदारे की ये खूबी है या खराबी है, जो भी आप समझें। जिस तरह का जर्नैल आता है ना, पूरा इदारा वैसे ही होता है। मुशर्रफ आया था ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन, सारा का सारा इदारा मॉडर्न हो गया था। इतने मॉडर्न हो गए थे कि बस सरेआम मॉडर्न हो गए थे। फिर देखें उसके बाद ज़ियाउल हक आया था, उससे पहले वो बड़ा रिलीजियस टच लेकर आया था, सारा इदारा नमाज़ों पे लग गया था। तो ये ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ये जिस तरह का ऊपर लाके बंदा बैठ जाता है, उसी तरह का नीचे माहौल बन जाता है। तो ये अगर ऊपर का किबला ठीक हो जाए तो नीचे तक सारा मामला ठीक होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मामला ठीक हो जाएगा। अब आप एक एक बंदे को पकड़ के तबलीग नहीं कर सकते, आपने टॉप पे ठीक करना होता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये बात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में समझाते रहते हैं। लेकिन मामला क्या है, ये फौज का कवर ले लेते हैं, ये ना फौज के ऊपर चढ़ाई, फौज के साथ बदतमीजी। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी। फौज को तो वो कहता कोई नहीं, वो ये कहता है कि फौज का अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस काम के लिए कौम ने ये फौज पाली है और जिस काम के लिए कौम ने ये फौज रखी है, फौज को सिर्फ वो काम करने दिया जाए। बैरकों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैदान जंग में या बैरक में। यही फौज की ड्यूटी है। या फौज को अगर कहीं बुलाया जाए मदद के लिए तो उनको वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी वो आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद से वो पॉलिसियां बनाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारे जमहूरे बैठ के अब जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इनको दिखाया भी जा रहा है, और जमहूरे बैठे हुए टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, हम जनाब साथ खड़े हैं, इदारे एक जैसे। इस तरह की शक्लें आप अपने साथ खड़ी करेंगे ना, इदारे की भी बदनामी हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। क्योंकि इमरान खान का जो फॉलोअर है ना, वो बहुत अजीब किस्म का है।
मैं अभी जलसे पे नहीं आया, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात एक औरिया मकबूल जान साहब ने की, क्योंकि उन्होंने बात की है तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। मामला भी यही है कि इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज गरूब ही नहीं होता, सूरज गरूब नहीं होता इन पे जो लोग इमरान खान का दिफा करते हैं। ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है। एक तरफ देखें इन्होंने पेड किस्म के बंदे रखे हुए, किसी के 15 फॉलोअर हैं, किसी के 25 फॉलोअर हैं, बस इतना ही है। और वो दिन रात गालम गलोच बदतमीजी वो लोग कर रहे हैं जो पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने या दीगर को इन्होंने, अब तो उन्होंने भी डिजिटल मीडिया अपना एस्टेब्लिशमेंट ने भी बनाया हुआ, ये दिन रात गालम गलोच के अलावा काम ही कोई नहीं कर रहे। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटी जाओ, तू भी गद्दार, तू भी बागी, तू भी गंदा, वो ये है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है, और गंदी गालियां वहां बैन, इन्होंने दिन रात एक किया हुआ। और ये जाली अकाउंट, एक तरफ पैसा खर्च करके बेचारे इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल से सारा कुछ करते हैं, साथ अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं। देखिए इसमें एक बड़ी अजीब चीज ये है कि एक ही अकाउंट एक वक्त में लोगों को गंदी गालियां दे रहा होता है, गलीज तरीन ट्वीट कर रहा होता है, दूसरे के अंदर वो कह रहा होता है जी आलम इस्लाम का लीडर आसिम मुनीर या नवाज शरीफ मेरा कायद, नवाज शरीफ का कोई सानी नहीं, इस किस्म की। यानी आप ये कैसी ब्रांडिंग कर रहे हो, दिमाग काम कर रहा है आपका कि एक अकाउंट जो गालम गलोच करने वाला अकाउंट है वो अगले ही पल में आपको उठाकर कहां से कहां पहुंचा रहा है। और लोग फिर गेम समझ जाते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है, हर आदमी डिजिटल मीडिया को समझता है, ये बहुत आसान मीडियम है, मुश्किल नहीं है। इन्होंने जब इसको डिजाइन किया तो इस तरह डिजाइन किया ताकि हर आम आदमी को समझ आ जाए, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, ये बड़ा सिंप्लीफाई करके इनको डिजाइन किया गया। बहरहाल आ जाए। और ये साहब कहते हैं कि इमरान खान का दिफा करने वालों में प्रॉब्लम यह है कि उधर पैसे खर्च नहीं होते। इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज ग्रुप नहीं होता, वो चंद घंटे जहर उगलते हैं इमरान खान के मुखालिफिन, फिर गवादर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक इमरान खान से प्यार करने वाले लोग उठते हैं और इमरान खान के दिफा का परचम थाम लेते हैं। फिर इस परचम का सफर शुरू हो जाता है सूरज के साथ साथ। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी आ जाते हैं, उसके बाद वो ये परचम पकड़ लेते हैं, और उसके बाद यूरोप के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं जो पाकिस्तानी वहाँ पे। पाकिस्तान में रात हो रही होती है, वहाँ पे शाम हो रही होती है, दिन हो रहा होता है, और वो वहाँ से ये सारी चीज़ें थाम लेते हैं और वो इस पर हिस्सा बन जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पे अंधेरा छा जाता है तो अमेरिका में सुबह हो जाती है, कनाडा में सुबह हो जाती है, वहाँ जो लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी है वो शुरू हो जाते हैं इमरान खान का जो दिफा का परचम है वो थाम लेते हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और फिर घूम के वापस पाकिस्तान। तो 24 घंटे इमरान खान साहब का जो दिफा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सूरज ग्रूब नहीं होता, वो मुतहर्रिक रहते हैं हर वक्त कहीं ना कहीं से। तो इसकी वजह से इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का मुकाबला करें कैसे। अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद ये अब तक इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ नहीं निकाल सके, और अब इस तरह की शक्लें ये जो मुस्तरद की हुई हैं पब्लिक ने, उन्हें लाला कर बिठाया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ हो। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मेच्योरिटी का सबूत दिया। डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब की गाली के जवाब में उन्होंने गाली नहीं दी। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल क़यादत जिन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिन्होंने आज एक जलसा किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब यहां देखें, जो सुहेल आफरीदी ने DG ISPR को मुखातिब किया, उन्होंने कहा DG ISPR ने मेरे बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, मैं कबायली हूं, ऐसी तरबियत नहीं कि गालियां दूं। DG ISPR और जाली सेनेटर और वज़रा में फ़र्क होना चाहिए, यानी एक जाली सेनेटर में और एक DG ISPR में फ़र्क तो होना चाहिए, जाली वज़रा के अंदर और DG ISPR में फ़र्क तो होना चाहिए। फिर उन्होंने बाद में इमरान खान के बारे में DG ISPR को कहा कि आप नाम क्यों नहीं लेते, नाम लेना इसका उसका, ऐसे क्यों बोलते हैं आप, नाम लें उसका, इमरान अहमद खान न्याजी, और ये नाम हमेशा याद रखना। ये भी सुहेल आफरीदी ने कहा। बड़ी लंबी उन्होंने तकरीर की। मैं एक और चीज़ देख रहा था, मुझे हैरत भी हो रही थी कि जब वो सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं 100 अरब रुपया खर्च करने जा रहा हूँ पेशावर के ऊपर, पेशावर से आए हुए थे ना सारे लोग, और बहुत बड़ा जलसा था, मैं 100 अरब रुपया खर्च करने जा रहा हूँ पेशावर पे, लोगों के अंदर मैंने जोशो खरोशी नहीं देखा। मैं ये देख रहा हूँ जब भी वो तरक्याती मनसूबों की बात करते हैं, वो दीगर चीज़ों की बात करते हैं, लोगों को जोश नहीं आता, लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते। लोगों को पता है इनकी जिम्मेदारी, ये काम इन्होंने करना ही करना है, ये जो बजट अब इन्हें देते हैं इसके साथ इन्होंने पब्लिक का काम करना है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या, जो एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रॉब्लम है, जब वो इमरान खान का नाम जलसे में लेते हैं पूरा जलसा गर्म हो जाता है। पठानों की सुई वहीं अटकी हुई है अभी तक। अली अमीन गंडापुर साहब जहां पे लाशें छोड़कर आए थे ना, जख्मी छोड़कर आए थे डी चौक में, पठान अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। वो जब भी कोई जलसा होता है, कोई इवेंट होता है, वो बार बार कहते हैं कि डी चौक डी चौक डी चौक, सुई वहीं पे अड़ी हुई है कि डी चौक जाना है। ये तो फिर खौफजदा नहीं हो रहे लोग, लोग तो मौत को गले लगाना चाहते हैं, ऐसे लगता है लोग तो मौत का खेल खेलना चाहते हैं।
वो तो ये चाहते हैं कि वो फिर चले जाए, तो लीडरशिप उन्हें रोक रही है। फर्ज करिए लीडरशिप ना हो, कल को आप गवर्नर राज लगा दें खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर इन लोगों को रोकने वाला कौन होगा? अगर लीडरशिप ना रही, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो लोग जवाब किससे लेंगे? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने साबित कर दिया कि हम ही इमरान खान के दुश्मन हैं। जितनी नफरत अपने मुंह से निकाली DGISPR साहब ने, उससे साबित हो गया कि इमरान खान का दुश्मन कौन है या इमरान खान के साथ बुरा कौन कर रहा है। अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो ये फंसेंगे भी यही लोग। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्जाम आएगा। इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं 100 दफा ये कहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया या मेरी बीवी को कुछ हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे। ये वो कई दफा कह चुके हैं फील्ड मार्शल के बारे में। तो लोग तरक्याती मनसूबों के ऊपर इतना रोला नहीं डालते, लोग जिद करते हैं डी चौक जाने की। इमरान खान का नाम आता है या ऑपरेशन का नाम आता है या ड्रोन का नाम आता है तो लोग चार्ज हो जाते हैं, लोग रोला डाल देते हैं। तो ये लोग किस तरफ जा रहे हैं ये आप देख लें। और 2 जलसे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए ना, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक गुजरावाला में जलसा हुआ जिसमें वजीर आला और वजीर आज़म दोनों थे, यानी टॉप लोग थे PMLN के। और गुजरावाला एक दौर में PMLN का सबसे मजबूत गढ़ था। PMLN की लाहौर में ताकत जो है ना वो 3-4 नंबर पे आती थी। PMLN की जो असल ताकत थी वो फैसलाबाद और गुजरावाला में थी। फैसलाबाद तो इनके हाथ से सारा का सारा निकल गया। अब गुजरावाला जो इनकी एक बहुत बड़ी ताकत थी PMLN की, जिस वक्त नवाज शरीफ बहुत बुरे हालात में होता है तो हर मर्तबा गुजरावाला का रुख करता है। तो गुजरावाला के अंदर PMLN जलसा करती है और खाली कुर्सियां, आधी से ज्यादा खाली कुर्सियां। और मरियम नवाज की तकरीर हो रही है और लोग जलसा का छोड़ कर जा रहे हैं। वजीर आजम को कौन सुनता है, वजीर आला को कौन सुनता है? लोग मुंह ही नहीं लगा रहे। पता नहीं कहां से पकड़ के लोगों को लाया हुआ था, उन्हें लगा लेट हो गए, चलो निकलो, बस टाइम हो गया, चलिए। लोग ड्यूटी पूरी करके जा रहे हैं। और जिससे पूछो उस जलसे के अंदर भी वो कहते हैं वोट तो इमरान खान का है, इधर तो हमें लेकर आए। ये जनाब हालात हैं मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के जलसे के गुजरावाला में। और दूसरी तरफ पेशावर में ना कोई बस, ना कोई वैगन, ना कुछ और, लोग धड़ भर के आ रहे हैं। वो जो लोगों के आने के मनाजिर है ना, वो देखकर मैं हैरान हो रहा था कि इतने सारे गद्दार इकट्ठे हो गए। मैं लोगों को आते हुए देख रहा था कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इकट्ठा हो गया। और ये सारे लोग आए थे जवाब देने के लिए, बजाय इसके कि लोग डर जाते, लोग ज्यादा चार्ज हो गए हैं। लम्हा फिक्रिया यह है कि 4 साल तक कोशिश करने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट आज भी गुजरावाला और पेशावर के जलसों का फर्क देख ले और फिर यह देखे कि गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन से बढ़ना चाहिए या उनकी अकल वापस आनी चाहिए। गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, बल्कि शाहिद खटक कह रहे थे कि हम ज्यादा बेहतर गाली दे सकते हैं, लेकिन हम गाली नहीं देंगे। अल्लामा राजा नासिर बाद साहब ने कहा कि ये अंदर से टूटे हुए हारे हुए लोग हैं, ये ज़हनी मरीज हैं। ये सारे के सारे इन ज़हनी मरीजों से मुकाबला है जो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये लोग खतरा है। महमूद अचकज़ई साहब ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की आज के जलसे में। एक, उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। जिस दिन ये गलती करेंगे वो लोग तो पख्तूनख्वा का हर चौक डी चौक बनाएंगे और लाखों की तादाद में अवाम निकलेगी। गैर जमहूरी कुव्वतें बुखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। वो इतनी बुखलाई हुई हैं कि कल वर्दी में एक शख्स गालियां दे रहा था। ये महमूद अचकज़ई साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि DGISPR से कहता हूं कि आइन के तहत सिक्योरिटी रिस्क वो है जो आइन मुअत्तल करता है और आइन में नहीं मानता। सिक्योरिटी रिस्क हम नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, उसे पैरों तले रौंदा, उसकी खिलाफ वर्जी की। नाज़रीन, बुखलाहट का आलम मैं आपको यहां पे बताऊं तो आपको बड़ा मजा आएगा ये खबर देख के। जियो के ऊपर एक बड़ी हेडिंग टाइप लगी हुई थी कि जनाब PTI के रहनुमा पार्टी छोड़ गए, फौज पर तनकीद से दिल बर्दाश्ता हो गए, इस किस्म की हेडलाइन लगी थी जियो पे। तो मैंने फटाफट खोला, मैंने कहा पता नहीं असद कैसर साहब छोड़ गए हैं या बैरिस्टर गौर साहब छोड़ गए हैं या सलमान अकरम राजा साहब छोड़ गए हैं। वैसे पहले बहुत बड़े बड़े नामों को पार्टी छुड़वाई भी गई थी। तो मैंने निकाल कर देखा जी, को बंदा है मेजर तारिक महमूद, ये आज़ाद कश्मीर की कोई तहसील है समानी, वहाँ का कोई ओहदेदार है, इसने जनाब पार्टी छोड़ी है। और जनाब इसके ऊपर हेडिंग बहुत बड़ी बना के बहुत बड़ी खबर के तौर पे इसको पेश किया जा रहा है। और हेडिंग के अंदर नाम नहीं लिखा हुआ इसका, ताकि लोग अंदर खोलें और पढ़ें और देखें। ये PTI का रहनुमा छोड़ गया पार्टी। हद हो गई वैसे इनकी, ये फ्रस्ट्रेशन है और ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है बढ़ती जाएगी। अगर लोगों ने ये फैसला कर लिया कि इमरान खान को बाहर निकालना है, जिस लम्हे लोग ये फैसला करेंगे ना पाकिस्तानी मुश्तरका तौर पे, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कोई चीज नहीं रहेगी। वज़ीर आला ने एक और बात की, उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। एक आता है एक फैसला करता है, दूसरा आता है दूसरा फैसला करता है। भाई पॉलिसी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे, यही बात कायदे आज़म ने कही थी। यही बात आज एक नौजवान आपको समझा रहा है, सुहेल अफरीदी की बात को आप समझे। शेर अली अरबाब ने वहां पे एक करारदाद पेश की। ये करारदाद मैं आपको बता देता हूं, फिर ये वीलॉग खत्म करते हैं, क्योंकि वीलॉग सारा इस जलसे पे, इस सिनेरियो पे हो गया। खबरें और बहुत सारी हैं, नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा।
इसमें शेर अली अरबाब ने जो करारदाद पेश की, उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को कौमी हीरो और मुंतखब हकीकी वज़ीर आज़म मानते हैं। ये उस बात का जवाब है DGI-SPR की कि तुम होते कौन हो, आप हैं कौन, आपकी हैसियत क्या, इस किस्म की बातें जो की थी उसका जवाब है। हम पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को कौमी हीरो और मुंतखब हकीकी वज़ीर आज़म मानते हैं। हम इस बात को मुस्तरद करते हैं कि वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और तमाम सियासी कैदियों को इंसाफ फराहम किया जाए और फ़ौरन रिहा किया जाए। इमरान खान को अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तमाम सियासी शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी गवर्नर राज की मुखालफत करते हैं। हम DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए गए अल्फाज और लहजे पर शदीद एहतजाज करते हैं और एक गैर मुंतखब सरकारी तर्जुमान ने मुंतखब अवामी नुमाइंदे के लिए गैर महज़ब ज़बान इस्तेमाल की है। ये नादरीन एक करारदाद भी पेश। खेल वहीं पे पहुंच गया जहां से ये शुरू हुआ था। ये खेल शुरू हुआ था -1 से कि इमरान खान को माइनस करना है, और तब से लेकर अब तक लड़ाई यही चल रही है कि कौम इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। ना इमरान खान हार मानने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी मुखालिफ सियासी जमातें वो ये जानते हैं कि अगर ये आदमी माइनस ना हुआ तो हम बहुत हद तक माइनस हो जाएंगे। अब इस मसले की वजह से अब एक नया दबाव क्रिएट किया जा रहा है। यानी हुकूमत खुलकर कह रही है कि इमरान खान से ख़ुद को अलहदा कर लें तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के बयानिए से इमरान खान साहब से अपने आप को अलग कर लें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग, तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। एक तो बातचीत के लिए मिन्नत तरला कोई नहीं कर रहा। मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग, हम ये ज़रूर कहते हैं कि मुल्क के लिए हम बातचीत करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेस छीन ली गई इदारों से या पार्लियामान से वो उनको वापस दी जाए, सियासी जमातों को जमहूरी हक उनका लौटाया जाए। उसके लिए वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब इमरान खान साहब को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं जी दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है। मैं चंद सवालात आपके सामने रखता हूँ। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इमरान खान साहब ने कोई मुसल्ला विंग बनाया हुआ है? आज तक आपको ऐसी कोई खबर मिली? कोई भी नहीं। ये कहते हैं जी असला आ गया, ये आ गया जलसा के अंदर या जलसागाह के अंदर। आज तक दिखाएं ना कितनी बंदूकें इन्होंने देखी हैं। बेशुमार लोगों के साथ बंदूकें बेशुमार देखी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जलसागाह में तो नहीं देखी गई। कोई मुसल्ला विंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नहीं बनाया। क्या आज तक कोई बोरी बंद लाश मिली जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बोरी बंद लाशें जो हैं वो जमा की हों? वो जो लोग ये काम करते थे वो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या कोई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स इमरान खान साहब के निकले कि ये भी है, वो भी है, वो भी है? बताएं ना। उस्मान बुज़दार पे इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए, एक भी मुकदमा बताएं कहाँ है उसके ऊपर? एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना कि इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। उसने डील कर दी, उसको छोड़ दिया। वो कहते जी बहुत सारे अफसरान, बुशरा बीबी लगाती थी, वो किधर गए सारे अफसरान जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी? कहते थे जी कि आसिम मुनीर साहब के पास एक फ़ाइल है बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को दिखाई थी। वो फाइल गुम हो गई। उसके बाद कहाँ गई वो फाइल? उस फाइल के ऊपर कोई एक मुकदमा भी नहीं बना। फिर क्या कोई अलहदगी पसंद तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई हो, मनसूबा इस तरह का दिया है? क्या कोई टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने की हो? कभी कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बंदे ने खुद कुछ हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से जख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मारा? एक भी वाकया आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे, ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फ़र्क इस मुल्क में ख़त्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूस रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज़ उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आज़ादी से बात करना चाहिए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए। सारे के सारे, किसी एक को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तक को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अब DGI-SPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इमरान खान से पूछ लिया नाम लिए बगैर कि तुम हो कौन, हमारी हैसियत क्या है। तब से लेकर अब तक लोग लगातार बता रहे हैं DGI-SPR को कि इमरान खान है कौन और उसकी हैसियत क्या है। लोग बता बता कर थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत और करैक्टर इतना बड़ा है कि उसका अहाता लोग नहीं कर पा रहे।
कितने सारे मैदान हैं दुनिया के जहां इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया है, चाहे वो फलाई काम करने के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, नामूस रिसालत के हवाले से हो, एक लोगों को मोटिवेशन देने के हवाले से हो। यानी इमरान खान साहब ने लीडर की तमाम औसाफ उन्होंने बताया कि वो एक बड़ा लीडर है। पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे किसी इदारे में बैठा हुआ है या किसी सियासी जमात में बैठा हुआ है। तो तब से लेकर अब तक लोग DGISPR को लगातार इतने दिनों से बता ही रहे हैं कि ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, और सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा। मैंने नादरीन एक सर्वे करवाया सोशल मीडिया पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है। इस सर्वे में मैंने सवाल पूछा कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं, क्या वो तनकीद पाकिस्तान के ऊपर है या पाकिस्तान की पूरी फौज के ऊपर है या आसिम मुनीर साहब के ऊपर है? क्योंकि जितने भी लोग इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं इमरान खान ने फौज पे हमला कर दिया है, इमरान खान ने रियासत पे हमला कर दिया है। वो कहते हैं जी इमरान खान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हमने सर्वे करवा लिया। इसमें मैंने सर्वे जो करवाया ना एक नए तरीके से करवाया, क्योंकि आजकल बॉट्स हैं, आजकल जाली तरीके से अगर आप सवाल जवाब पूछें तो वो ऑप्शन को करके और उसके अंदर से वो अपनी वोटिंग करवा लेते हैं, जाली वोट भी पड़ जाते हैं सर्विस के अंदर। ये नया तरीकाकार है। ट्रेंड एक चल रहा होता है, अचानक से एकदम बहुत सारे वोट्स पड़ते हैं तो ट्रेंड को चेंज करते हैं। लिहाजा एक नया तरीका है, आप इससे भी सर्वे करवाया करें। इसमें आप ऑप्शन दे दें 1 और 2 और लोगों से कहें कि कमेंट के अंदर लिखें। मैंने लगभग कोई 650 के करीब कमेंट्स पढ़े हैं अभी तक, 650 कमेंट्स आए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि लोगों ने कौन सा ऑप्शन लिया। मैंने कहा जिन लोगों को यह लगता है कि आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पर तनकीद करना है, वो कहें हाँ, और जिन्हें लगता है कि आसिम मुनीर पर तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पर तनकीद करना, तो आप नहीं का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो हैरत अंगेज तौर पे सब लोगों ने नहीं का ऑप्शन लिया। मुझे सिर्फ 3 लोग मिले हैं जिन्होंने हाँ का ऑप्शन लिया, यानी 1 को चूज किया। 3 लोग मिले हैं लगभग 600 लोगों में से, आधा फीसद बनता है। यानी आधा फीसद पाकिस्तानियों को यह लगता है इस सर्वे के मुताबिक कि इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर, यह पाकिस्तान के खिलाफ है ये बात, या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है ये बात। भाई ये तो फौज के हक में है कि फौज का सियासत के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। इमरान खान साहब ये कहते हैं आसिम मुनीर साहब को, ये तो फौज के हक में खिलाफ कैसे हो गया? तो पाकिस्तानी भी यही सोचते हैं। 99.5% पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ आर्मी चीफ पे तनकीद इमरान खान कर रहे हैं, उनकी गलत पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हैं। इस तनकीद का कोई पाकिस्तान के ऊपर असर नहीं है, ये रियासत के खिलाफ नहीं है, ये कोई फौज के खिलाफ साजिश नहीं है। अब 3 लोग कौन है जिन्होंने उल्टा वोट डाल दिया, जिन्होंने कहा नहीं ये फील्ड मार्शल पे तनकीद, पाकिस्तान पे तनकीद है? इनमें एक मोहम्मद उबैद सरफराज है, इनके टोटल 23 फॉलोअर्स हैं। 2022 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। और एक इमरान सादिक साहब हैं, इनके 112 फॉलोअर्स हैं, 2014 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। एक अर्तुगरुल बे साहब है, इनका ये कोई फेक अकाउंट है, 172 इनके फॉलोअर्स हैं और 2023 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। बस इन लोगों ने किया। और किसी साबिर भाई ने एक बड़ा ज़बरदस्त सर्वे करवाया, साबिर शाकिर साहब ने सवाल पूछा कि आपके ख्याल में DGISPR किसके तर्जुमान है? ये DGISPR साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इदारे के अंदर भी जो हमें इतला मिली है वो ये है कि बड़ा सख्त रिएक्शन है और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि DGISPR ने किया क्या, इदारे के ऊपर इतना बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। पूरे इदारे की जो एक इमेज है जिसको बड़ी मुश्किल से इदारा संभालता है, अव्वल तो वो इमेज अब इन्होंने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से पूरे इदारे की खराब हुई है। ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो एक सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया, यानी सारा ही काम खराब कर दिया पकड़ के। तो सवाल पूछा साबिर शाकिर भाई ने कि DGISPR किसकी तर्जुमानी करते हैं? ऑप्शन दिए थे फौज की, दूसरा ऑप्शन दिया था आसिम मुनीर की, तीसरा ऑप्शन दिया था आले शरीफ की। तो जनाब सिर्फ 6% पाकिस्तानियों को लगता है कि DGISPR फौज की तर्जुमानी करते हैं। अब ये DGISPR साहब को सोचना चाहिए कि 94% पाकिस्तानियों को लगता है कि वो तर्जुमानी कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब की और शरीफ खानदान की। 65% कहते हैं आसिम मुनीर साहब की और 29% कहते हैं आले शरीफ की। तो फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी फौज की तर्जुमानी करना है। तर्जुमान पाक फौज का उनका ओहदा है DGISPR का। और यहां पे सिर्फ 6% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो अपने इदारे की तर्जुमानी करते हैं। बाकी लोगों को लगता है कि या तो वो आसिम मुनीर साहब की तर्जुमानी करते हैं या फिर वो तर्जुमानी करते हैं जनाब आले शरीफ की। अब नाजरीन, फैसल वाटा साहब और 1-2 लोग ही बचे हैं जो धमकियां लगाने का काम कर रहे हैं DGISPR के बाद। बहुत सारे लोग इसको ओन तो कर रहे हैं। फैसल वाटा ने बड़े अजीब तरीके से टीवी पे बैठ के तो गंद मारना शुरू कर दिया। और जी शेख वकास अकरम को हम कहेंगे टोमी भाईराव,
वो टॉमी बाहर आ जाएगा। फिर उनका एक छोटा टॉमी है जो MNA है, उसे भी कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर एक सेनेटर है खुर्रमदीशान, वो अब दहशतगर्द है, उसके साथ वो करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ होता है। अंदाजा करें आप, रगड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फैसल वाडा की धमकियां ही खत्म नहीं हो रही, मैं हैरान हो रहा हूं, धमकियां ही खत्म नहीं हो रही। और फिर जवाब तो आना था। सेनेटर खुर्रमदीशान साहब का जवाब आया, उन्होंने कहा वाडा मेरे बेटे कभी मिलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं और तुम्हारी औकात क्या है। वैसे इनका आमना सामना हो जाए ना तो मैं खुर्रमदीशान को इतना जानता हूं कि फैसल वाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी। फैसल वाडा में हौसला नहीं है, हौसला होता तो 2 दिन इमरान खान के साथ खड़ा हो जाता, हौसला नहीं है। जावेद हाशमी साहब ने भी फैसल वाडा को मुखातिब किया, उन्होंने कहा बेनामी सेनेटर की तरह के फौज के तर्जुमान जिस तरह खुलकर सामने आ गए हैं, वाज़े है कि इनके पीछे जो डाकू हैं वो भी नकाब उतार कर सामने आ गए हैं। दुनिया की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि फौज एक पार्टी को कुचलने के लिए खुद मैदान में आ गई है। आप अपना ये शौक भी पूरा करके देख लें, आपने कई जंगें जीती होंगी, मगर इस अवाम से जंग और अवाम ने जिस लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है उसके साथ जंग करना आपके बस की बात नहीं है। सारे इकट्ठे होकर पड़ गए इमरान खान को, और इकट्ठे होकर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे। फैसल वाडा साहब ने जो बात की वो सिंपल ये है, मुझे नाज़रीन बड़ा अच्छी तरह याद है, ये जो बड़के मारने वाले लोग हैं ना, इनकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो सब बच्चों की तरह हमें बड़ा शौक था कि हम जानवरों को देखें, चिड़ियाघर जाएं, वहाँ पे भालू है, शेर है, चीता है, ज़राफ़ा है, ज़ीब्रास होते हैं, हाथी भी होता था। तो बड़ा लगाव होता ना बच्चों को जानवरों के साथ, हमें भी था। तो हम अपने पेरेंट्स से ज़िद करके, बाकी बच्चे भी सारे, हम लोग जाते थे चिड़ियाघर लाहौर में रहते थे, वहाँ जाते थे देखने के लिए, छोटे छोटे होते थे। तो तब ना कई ऐसे लोग आ जाते थे जो बड़े ओछे काम कर रहे होते थे, बहुत अजीब, ऐसे जैसे कि सबका सुकून उन्होंने ख़राब किया होता था चिड़ियाघर में। कभी बंदर को छेड़, कभी हाथी को छेड़, कभी इस जानवर को छेड़, हालांकि जगह जगह लिखा होता है कि आपने इन जानवरों को छेड़ना नहीं है। तो जो बब्बर शेर का पिंजरा था ना, उसके बाहर बहुत रश लगा हुआ होता था। ये मैं अपने बचपन का आपको वाकया सुना रहा हूँ। तो वहाँ पे ना ये बहुत सारे लोग आए हुए थे, ये अब खड़े हो गए वहाँ पे, ये गंवार किस्म के लोग थे, इन्हें अक्ल मौत कोई नहीं थी, फैमिलीज़ को देखने भी नहीं दे रहे थे, और वहाँ पे इन्होंने इकट्ठे जमघट्टा लगा दिया। आवारा किस्म के लोग थे, शेर को कोई मुंह चढ़ा रहा है, कोई उसे आवाज़ निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये मेरा अपने आंखों देखा वाकया है, मैं छोटा सा था, मैंने देखा कि शेर काफ़ी देर तक ना वहाँ बैठा रहा, लेटा रहा, ये उसको कभी मुंह चढ़ाए, कभी आवाज़ निकाले, कभी कुछ करे। एक लड़का तो ऐसा बदतमीज़ था, वो छलांग मार के अंदर जाकर उसको हाथ लगा के पिंजरे को वापस आ गया, डबल पिंजरा है ना, और वो बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। एक बंदे ने पानी मुंह में डाल के उसने कुर्ली भी की। तो हम ये सोच रहे थे कि जी को शिकायत लगाएं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, छोटे छोटे होते थे हम। इतने में मैंने देखा कि शेर उठा और वो दौड़ता हुआ एकदम पिंजरे की तरफ आया, और इन लोगों की मैंने दौड़ें देखी हैं। यानी ये जितने लोग शेर को छेड़ रहे थे ना, इनको मैंने उल्टे कदम पीछे की तरफ भागते हुए देखा है। हालांकि सबको पता था वो पिंजरे में बंद है, सबको पता था कि वो जंगले के अंदर उसको कैद किया हुआ है, सबको पता था कि वो बाहर नहीं निकल सकता इस जेल में से। यही हाल आज इमरान खान का है। उसको जेल में डाल के ना बड़े बड़े लोग बड़के मारते हैं, कोई इधर छलांग मारता है, कोई इधर छलांग मारता है, कोई उसके ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बीवी के ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बहन के बाल पकड़ के खींचता है, कोई उसे ओए तोए करता है, कोई उसे गाली देता है, कोई उसे ज़हनी मरीज़ कहता है, कोई उससे बदतमीज़ी करता है। तो ये सारे लोगों की औकात बिल्कुल वैसी है जैसी वो पिंजरे के बाहर खड़े हुए लोगों की थी, और शेर बैठा हुआ इन्हें देख रहा है। वो अंदर से एक धाड़ मारता है और इनकी दौड़ें लग जाती हैं, एक धाड़ मारता है अंदर से, वो इनकी दौड़ें लग जाती हैं। फ़र्ज़ करें अगर वो शेर बाहर आ गया तो इनके साथ क्या होगा। ये चिड़ियाघर तो क्या लाहौर की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। तो नादरीन, ये मैंने जो वाकया देखा, मुझे ये सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। इमरान खान को भी पिंजरे में बंद किए हुए एक शेर की तरह आप ले सकते हैं, जिसको बाहर खड़े हुए आवारा किस्म के लोग, जिनकी अपनी कोई औकात और हैसियत नहीं है और कोई उनके अंदर दिल गुर्दा नहीं है, वो उसको छेड़ रहे हैं। और जिस वक्त वो उठता है, ज़रा सा धाड़ता है, इनकी दौड़ें लगती हैं। और अगर कहीं वो बाहर आ गया इस पिंजरे से, तो इन सबको पता है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। और ये जो बाकी सियासी जमातें हैं ना, ये जो आज मज़े ले रही हैं, ये कल को पछताएंगी। जिस तरह इमरान खान साहब अपनी ज़िंदगी में अपनी चंद गलतियों पर पछताते रहे ना, इस तरह ये लोग बहुत पछताएंगे, बल्कि इनको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब ने तो कैलकुलेटेड मिस्टेक्स की थी, इन्होंने तो तबाहियां ही फेर दी हैं, इन्होंने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी हैं, और इस लेवल की लिमिट्स क्रॉस की हैं कि इनके पास कल को कोई जस्टिफिकेशन रहेगी भी नहीं। अब कल मंगल है, आज मंडे है, कल मंगल का दिन है, दोबारा इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन है। पिछली मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोग गए थे मुलाकात करवाने के लिए, ख़ासतौर पर पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले थे। अब टाउट्स धमकियाँ लगा रहे हैं पहले से ही कि मुलाकात नहीं होनी इमरान खान की।
हम करवाने ही नहीं देंगे मुलाकात। और ऑब्वियस है जिस तरह का स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया उसके बाद मुलाकात होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पेशावर का जलसा बड़ा कामयाब हुआ। अब इमरान खान साहब सबसे पहले तो पेशावर के जलसे का जिक्र करेंगे और फिर वो जिक्र करेंगे आसिम मुनीर साहब को मिलने वाले इस्तिस्ना पे और दोबारा जो उनकी तैनाती है इस मामले के ऊपर भी। लिहाजा कोशिश शायद की जाए कि इमरान खान साहब की बहनों को ना मिलने दिया जाए। अब डिपेंड करता है कि कारकुन कितना दबाव बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। ये फैसल वाडा ने और बाकी लोगों ने जो टाउट्स हैं इन्होंने दावा किया कि बहुत दूर यहाँ जेल से रोक दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा जेल की जानिब। और ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो देखते हैं कि कल मंगल वाले दिन क्या होता है। बहरहाल इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि हम तो ज़रूर जाएंगे, किसी सूरत हम नहीं रुकने के, हम पहुंचेंगे। और नाज़रीन एक और चीज़, ये जो सुहेल अफरीदी का जलसा चल रहा था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पेशावर में, सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर, सिर्फ एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक अकाउंट पे 80,000 लोग उसको देख रहे थे लाइव। एक अकाउंट पे 80,000 लोग उस जलसे को लाइव देख रहे थे। टिकटॉक पे अलग चल रहे थे, ट्विटर के ऊपर दीगर अकाउंट्स के ऊपर अलग चल रहे थे, फेसबुक के ऊपर लाइव अलग चल रहा था, यूट्यूब के ऊपर कई चैनल्स पे लाइव अलग चल रहा था। यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यह चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे 80,000 लोग देख रहे थे। अभी अशर बाजवा साहब हैं या कुछ और दोस्त हैं, वो जब डाटा इकट्ठा करेंगे पता चलेगा कितने मिलियन लोग देख रहे थे, लेकिन 80,000 सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे। अब आप अंदाजा करें कि DGISPR की जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जब पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट बुलाए गए थे, उसे चंद 100 लोग देख रहे थे, सिर्फ चंद 100 लोग। इतना बड़ा फर्क है। वो उन्होंने पूछा ना कि इमरान खान तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम हो कौन? ये हैसियत है कि वो जेल में बैठा है और सिर्फ उसके नाम के ऊपर एक जलसा हो रहा है, और उसके नाम के ऊपर जलसा हो रहा है, उसका एक जूनियर लीडर वहां पे वज़ीर आला के तौर पे खड़ा है, और सिर्फ एक अकाउंट पे 80,000 लोग देख रहे हैं। और आपको सारे अकाउंटों पर मिलाकर 10,000 लोग नहीं देख पाए। सारे अकाउंटों पर मिलाकर चंद 100 चंद हज़ार लोग होंगे मैक्सिमम, सारे मिलाकर। तो आप कैसे पूछ सकते हैं उससे कि तुम्हारी हैसियत क्या है? वो रोजाना अपनी हैसियत साबित करता है। दो सहाफ़ी हैं नाज़रीन, अहमद नूरानी साहब और जमील फारूकी साहब, और एक पॉलिटिकल फिगर है समाबिया ताहिर साहिबा। इनके ऊपर नाज़रीन सोशल मीडिया पे मुबैना तौर पे पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर अलग-अलग मुकदमात में इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक हरकत है। अहमद नूरानी साहब तो चले पाकिस्तान में नहीं है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। जिस मुल्क में वो हैं वहाँ चले जाएँ और जाकर उस खबर की बुनियाद के ऊपर वहाँ पर मुकदमा करें, आपको पता चल जाएगा। अगर उनके पास सबूत है तो वो वहाँ पर देंगे, वहाँ जाकर केस करें ना, जहाँ पर वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर आप कैसे केस कर सकते हैं? दूसरा जो समाबिया ताहिर साहिबा है वो तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो जमील फारूकी साहब हैं वो भी पाकिस्तान में हैं। उनको बारों बार इश्तिहारी कर दी है, भाई उन्हें नोटिस करें, उन्हें बुलवाएं, वो अदालत में आकर खड़े होकर जवाब देंगे। उन्हें मौका ही नहीं दिया जवाब देने का। इस किस्म की पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी और फ्रॉड हो रहा है। नाज़रीन मैंने आपको बताया था ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद साहब 97 ईयर्स के हैं, ये फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स के हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, फौज के बारे में एक पैगाम जारी किया था। अब कर्नल रिटायर सुहेल अनवर साहब हैं, इन्होंने भी एक अपील की है और फील्ड मार्शल से की है कि जनाब बस कर दें, अब आप अपने आप को फ़ौज से अलग कर दें। इससे बहुत ज़्यादा मुतनाज़ आप हो गए हैं सियासी एक्टिविटीज़ की वजह से, और इसकी वजह से फ़ौज का नुकसान हो रहा है। तो अब जो है वो अपीलें भी आना शुरू हो गई हैं। एक तरफ जो है वो एक्स सर्विसमैन की एक सोसाइटी है, उन्हें इकट्ठा करके PTI के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है। दूसरी तरफ जो रिटायर फ़ौजी अफसरान आज़ाद हैं वो ये बार बार कहते हैं कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत बंद करे। ये बात तो कायदे आज़म ने भी कही थी, कायदे आज़म की बात नहीं मानी तो किसी और की क्या मानी जाएगी। अब नाज़रीन आखिरी खबर, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया। ये जरा स्टेटमेंट सुने आप। वो कह रहे हैं शुक्र करें फ़ौज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रही है, वरना इससे बहुत कम गुनाह पर माएँ अपने बच्चों को ढूंढती रही हैं। यानी फ़ौज के ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम कि यानी कोई कुछ करता भी नहीं और उनके बच्चे गायब कर दिए जाते हैं और माएँ फिर अपने बच्चे ढूंढती हैं। वो कह रहे हैं शुक्र करें कि फ़ौज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वरना वो जबरी तौर पर लापता भी कर सकती है। ये क्लैरिटी है ना कि माएँ अपने बच्चे ढूंढती रही हैं, या तो जबरी तौर पे लापता कर देंगे या मार के लाश छुपा देंगे। तो फ़ौज के ऊपर इतना घिनौना और घटिया इल्ज़ाम किसने लगाया? मुस्तफ़ा कमाल ने लगाया। कमाल नहीं कर दिया। अच्छा, वो अगर अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि बोरीबंद लाशें, ये भत्ताखोरी, ये जगह टैक्स, ये अगवा बराए तावान और चाइना कटिंग, ये वाकई बहुत छोटे छोटे जराइम थे। इंसाफ मांगना, रूल ऑफ लॉ मांगना, मैंडेट का एहतराम मांगना, आज़ाद अदलिया मांगना, आइन का एहतराम मांगना, ये बड़े जराइम है मेरे ख्याल में। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं इस एतबार से तो फिर ये
छोटे जराइम जो हैं वो यही वाले हैं कि कोई बोरी बंद लाश मिल जाए, कोई जो है वो भत्ताखोरी हो जाए, कोई जो जगह टैक्स किसी से ले लें, कोई चाइना कटिंग कर ले, कोई अगवा बराए तावान कर लें, कोई और गेम कर लें, कोई स्मगलिंग कर लें। ये छोटे छोटे जराइम है ना, बहुत छोटे छोटे जराइम। कत्ल कर दें किसी को, बार बार कत्लो गारतगिरी की जाए, छोटे छोटे टारगेट किलिंग, ये छोटे छोटे जराइम हैं। बड़े जराइम हैं कि आप इंसानी हकूक़ के लिए खड़े हो जाएं, आज़ादी इज़हार राय मांगें, आप कानून का एहतराम मांगें और आप रूल ऑफ लॉ का आप मुतालबा करते हैं। इतने बड़े बड़े जराइम आप अंदाज़ा करें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।